हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 8 पेपर सेट कर लिए हैं। 8 पेपर सेट कर लिए हैं, ठीक है? लैब असिस्टेंट से रिलेटेड। लैब असिस्टेंट जियोग्राफी। मतलब टोटल हमने 800 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर हम 50 क्वेश्चन को रिपीट मोड पर भी लेकर चले तो लगभग हमने 750 एमसीक्यूज कर लिए हैं, ठीक है? और आपने अभी तक ये क्लासें नहीं देखी है ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अभी जाइए और इनको देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगी वो क्लासें। यहाँ से इन 750 एमसीक्यूज में से मैं गारंटी देता हूँ 80% जो क्वेश्चन है, 80% क्वेश्चन वो आपके आएंगे। आगे आने वाले क्लासेस के अंदर मैं ऑलमोस्ट 20 पेपर सेट करवा दूंगा आपको बिल्कुल फ्री, ठीक है? तो ऐसे समझ लो कि आपका 90 प्लस जो पेपर है, 90% प्लस पेपर जो पेपर है, वो इन क्लासों के अंदर से ही आ जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हालाँकि ये ध्यान रखना है, मैं फर्स्ट पेपर की बात नहीं कर रहा, जो कि राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर है। ज्योग्राफी हर कोई पढ़ कर के आएगा, ध्यान रखना, ज्योग्राफी हर कोई पढ़ कर के आएगा। लेकिन फर्स्ट पेपर जो है जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप ज्योग्राफी को 4 घंटे दे रहे हो तो उसे 2 घंटे देना जरूरी है। अगर ज्योग्राफी को आप 6 घंटे दे रहे हो तो फर्स्ट पेपर को आपको 3 घंटे देना जरूरी है। फर्स्ट पेपर के भी आप लोगों को एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने हैं, ठीक है? जितना ज्यादा पेपर सेट सोल्व करोगे ना आप लोग, उतना ही ज्यादा एग्जाम में पास करने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो चलिए अभी तक शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, करिए इसे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करिए। मैं टाइम देता हूँ आपको थोड़ा। मैं क्लॉक ले लेता हूँ, हालांकि ये क्लॉक आपको नहीं दिखेगी लेकिन ये मुझे दिखेगी, क्योंकि अगर मैंने आपको ये क्लॉक दिखा दी तो आपका जो ध्यान है वो टाइमर पर रहेगा, ना कि क्वेश्चन पर, ठीक है? तो चलिए, इस क्वेश्चन का तो टाइम हो चुका कंप्लीट। भूगोल शब्द के शाब्दिक अर्थ के संबंध में सही कथन चुनना है आपको। भूगोल दो यूनानी शब्दों, ध्यान रखना, भूगोल यूनानी शब्दों से मिलकर के बना है। जियो एंड ग्राफोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। ध्यान रखना, यूनानी शब्द से बना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार लैटिन शब्द दे दिया जाता है, अरबी शब्द दे दिया जाता है जो यूनानी शब्दों से है। भूगोल का अर्थ केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। भूगोल का अर्थ केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं है। भूगोल का अर्थ भौतिक कारकों का अध्ययन करना भी होता है। भूगोल का संबंध केवल प्राकृतिक विज्ञानों से है नहीं, भूगोल का संबंध मानव विज्ञानों से भी है, इसके अलावा प्राकृतिक विज्ञानों से भी है, ठीक है? भूगोल केवल पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करता है। भूगोल केवल पृथ्वी की संरचना का अध्ययन नहीं करता। भूगोल पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में भी स्टडी करता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक कारकों का पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन दोनों के इंटरेक्शन से पर्यावरण में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, वो सब कुछ हम भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। तो हमारा जो ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर। 20 सेकंड का समय है आपके सामने। भूगोल को संश्लेषणात्मक विषय यानी कि सिंथेटिक विषय क्यों कहा जाता है? आपको आंसर बताना है, टाइम ओवर है। क्योंकि यह केवल भौतिक भूगोल का अध्ययन करता है? नहीं, ये केवल भौतिक भूगोल का अध्ययन नहीं करता है, क्योंकि यह विभिन्न विज्ञानों से जानकारी लेकर उसे एकीकृत करता है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे विज्ञान हैं जिनके बारे में, जिनसे जानकारी लेकर के ये एक कंक्लूजन निकालता है, ये सिंथेसिस निकालता है, ठीक है? एनालिसिस भी करता है और सिंथेसाइज भी करता है, संश्लेषण भी करता है और विश्लेषण भी करता है, ध्यान रखना। इसलिए हम भूगोल को एक संश्लेषणात्मक विषय कह देते हैं कि ये बहुत सारी जानकारी को एक जगह पर ला करके और प्रस्तुत करता है, इसलिए भूगोल को हम संश्लेषणात्मक विषय कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 10 सेकंड का समय है आपके लिए। टाइम ओवर। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल, यहाँ पर दोनों भूगोल की बात की जा रही है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इन दोनों के इंटरफेस से उत्पन्न शाखाएं कौन सी है? जब ये दोनों इंटरेक्ट करती है तो यहाँ पर कुछ नई शाखाएं उत्पन्न होती है भूगोल में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जीव भूगोल उत्पन्न होता है, वनस्पति भूगोल उत्पन्न होता है, पर्यावरण भूगोल उत्पन्न होता है एवं पारिस्थितिकी भूगोल उत्पन्न होता है। क्योंकि जीव भूगोल में जीव और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति भूगोल में वनस्पति और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण भूगोल में पर्यावरण और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में स्टडी किया जाता है, जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन द्वारा रिलीज जो गैसेस हैं वो हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी नेचुरल गैसेस हैं, जो नेचुरल इवेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। पारिस्थितिकी भूगोल, पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जो भी घटक हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा भौतिक कारकों से वे कैसे प्रभावित होते हैं। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा कि हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के इंटरफेस से जो शाखाएं उत्पन्न होती है वो ये वाली शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय है आपके पास। आधुनिक सिद्धांतों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? सबको पता है बिग बैंग थ्योरी जो है वो सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत की कैटेगरी में माना जाता है। किसकी उत्पत्ति से रिलेटेड? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। एडविन हब्बल ने यह सिद्ध किया कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है। एकदम करेक्ट बात है। एडविन हब्बल ने कुछ एविडेंसेस दिए थे, लाइक एक एविडेंस था यहाँ पर रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट, इस तरह के कई एविडेंसेस उन्होंने दिए हैं और ये सिद्ध किया है कि आकाशगंगाएं जो हैं वो हमसे दूर जा रही हैं। मतलब एक दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और उनका आकार भी बढ़ रहा है। क्योंकि आका देखो, जब भी रीजन पढ़ो ना तो क्योंकि लगा करके पढ़ो। क्योंकि आकाशगंगाओं की गति उनकी दूरी के साथ बढ़ती जाती है, जिसे हब्बल का नियम कहा जाता है। सिंपल सी बात है, आकाशगंगाओं की जो स्पीड है ना वो उनकी दूरी के साथ साथ बढ़ती जाती है, दूरियां भी बढ़ती जाती है, स्पीड भी बढ़ जाती है और खुद भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो गया, जिसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को यहाँ पर। चलिए पढ़िए इसको। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसमें हब्बल की खोज का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? कि हब्बल ने जिस तरीके की खोज की थी उसका महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड जो है वो क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ रही है। और अगर गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है मतलब वो गैलेक्सीज कहीं ना कहीं तो जा रही है। इसका मतलब ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो बढ़ रहा है। तो ब्रह्मांड के विस्तार का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें एडविन हब्बल के खोज से पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 10 सेकंड का समय है आपके पास। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के लिए कौन से जीव उत्तरदायी थे? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी वो उत्तरदायी थी। इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरियाज थे वो उत्तरदायी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 10 सेकंड का समय है आपके पास। पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान सिलिकेट तत्व ऊपर की ओर आ गए। इस जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। अलगाव इसे हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में शायद अलगाव ही कहते हैं, वैसे इंग्लिश में याद रख लेना डिफरेंशिएशन कहते हैं इस चीज को। कि भारी जो तत्व थे वे नीचे की तरफ गए और वो जो हल्के तत्व थे लाइक सिलिकेट तो वो ऊपर की तरफ आ गए। ठीक है, तो पहली बात तो ये सही है।
दूसरी बात, सिलिकेट तत्व का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। सिलिकेट तत्व जो है वो ऊपर की ओर क्यों आ गए? क्योंकि सिलिकेट तत्व का घनत्व क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। 20 सेकंड का समय है आपके पास, 15 सेकंड, सॉरी 15 सेकंड में कर लेना। मेंटल का ऊपरी भाग, जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, एस्थनोस्फेयर आपने पढ़ा होगा। ये प्लेटों की गति के लिए उपयुक्त होता है। जो प्लेटें होती हैं वो इसी के ऊपर रेस्ट करती है, क्योंकि प्लेटों का जो घनत्व होता है वो एस्थनोस्फेयर के घनत्व से कम होता है, इसलिए प्लेटें क्या है, उस एस्थनोस्फेयर के ऊपर गति करती है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो एस्थनोस्फेयर है वो आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है और पूर्णतः भंगुर परत नहीं है, पूर्णतः भंगुर परत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। पूर्णतः भंगुर परत कौन सी? भंगुर परत की कैटेगरी में क्रस्ट आती है। ठीक है, तो मेंटल जो है वो भंगुर नहीं है, पूर्णतः भंगुर परत नहीं है। वो आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में, हम ये कह सकते हैं कि वो प्लास्टिक अवस्था में है, प्लास्टिक अवस्था में है। सेमी सॉलिड जिसे हम कह सकते हैं, सेमी सॉलिड अवस्था में है। तो ये जो ऊपर वाला असर्शन है, इसका ये कारण बता रहा है कि भाई साहब जो दुर्बलता मंडल है जिसके ऊपर प्लेटों की गति होती है, क्यों? क्योंकि यह आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में और पूर्णतः भंगुर नहीं है, इसलिए इसके ऊपर दुर्बलता प्लेटें जो है गति करती है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 5 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। टाइम ओवर। दुर्बलता मंडल एस्थनोस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मोटाई, इसकी गहराई को क्या मानी जाती है? तो इसकी गहराई जो है वो 200 से 400 किलोमीटर की गहराई मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 200 से 400 किलोमीटर की गहराई मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। टाइम ओवर। पी तरंगे, पी तरंगों की सही विशेषता क्या होती है? देखो, पी तरंगे जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, इस तरीके से। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, प्लस ये साउंड वेव्स की तरह होती है। कौन सी वेव्स की तरह होती है? ये साउंड वेव्स की तरह होती है, ध्यान रखना, ये साउंड वेव्स की तरह होती है। इसमें ये केवल ठोस माध्यम में चलती है, नहीं, ये केवल ठोस माध्यम में नहीं चलती है, ये सॉलिड में भी चल सकती है, ये लिक्विड में भी चल सकती है, प्लस ये गैस में भी चल सकती है। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, उससे कम लिक्विड में होगी और उस सबसे कम गैस में होगी। ठीक है, तो ये तीनों माध्यमों में चल सकती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, नहीं, ये अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अभी मैंने बताया ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे। साउंड वेव्स कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ये कंपन की दिशा के समानांतर गति करती है, मतलब जिस और कंपन हो रहा है उसके समानांतर ये क्या होती है? गति करती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही हो गया। ये सबसे धीमी भूकंपीय तरंगे गति होती, ये सबसे धीमी भूकंपीय तरंगे होती है, नहीं, ये सबसे तेज भूकंपीय तरंगे होती है, इसीलिए तो सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर इनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये धीमी नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। 10 सेकंड का समय कंप्लीट। जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो उसे अभिसारी सीमा कहा जाता है। जब ये दो, मान लो एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही, ये प्लेट इस तरफ बढ़ रही है और ये प्लेट इस तरफ बढ़ रही है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, तो इनके जो किनारे होंगे ना, ये वाले, ये अभिसारी सीमा कहलाएंगी। ये इन प्लेटों का कौन सी सीमा कहलाएंगी? अभिसारी सीमाएं कहलाएंगी। सही बात है। अभिसारी सीमा पर प्लेट के धंसने वाले भाग को सबडक्शन जोन कहा जाता है। अभिसारी सीमा पर प्लेट के धंसने वाले भाग को सबडक्शन जोन कहा जाता है। सबडक्शन जोन, अभिसारी सीमा पर प्लेट के धंसने वाले भाग को सबडक्शन जोन कहा जाता है, मतलब जहां पर प्लेट सबडक्ट हो रही है, जैसे मान लो ये प्लेट है, वो इस दूसरी वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई है, तो ये जहां पर सबडक्ट हो रही है उस जोन को क्या कहते हैं? सबडक्शन जोन कहते हैं।
तो ये सबडक्शन जोन के बारे में स्टेटमेंट है और ये अभिसारी सीमा के बारे में स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट थोड़े से अलग हैं। अगर मैं क्योंकि लगा करके यहाँ देखूं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो उसे अभिसारी सीमा कहा जाता है, क्योंकि अभिसारी सीमा पर प्लेट के धंसने वाले भाग को सबडक्शन जोन कहते हैं। रीजन तो यहाँ पर प्रूव ही नहीं हो रहा, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए अलग अलग स्टेटमेंट होगी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए। टाइम कंप्लीट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखो, संगमरमर आग्नेय चट्टान नहीं है। ये कौन सी चट्टान है? कायांतरित। कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक है ये। ठीक है। और चूना पत्थर कैसा है? रूपांतरित चट्टान। नहीं, चूना पत्थर जो है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है, वो है अवसादी चट्टान। चूना पत्थर कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान। यहाँ पर हमें सही युग्म बताना है। संगमरमर जो है वो एक तरह से मेटामॉर्फिक रॉक है, तो ये जो कथन है, कोट है, वो सही हो जाएगा। बाकी शेल जो है वो आग्नेय चट्टान नहीं है, शेल जो है वो अवसादी चट्टान है। शेल से स्लेट बनता है। ठीक है, शेल अवसादी चट्टान है। तो ध्यान रखना, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। चूना पत्थर क्षेत्रों में गुफाओं और सिंक होल का निर्माण कार्बोनेटीकरण से होता है। एकदम करेक्ट बात है। चूना पत्थर में चूना पत्थर क्षेत्रों में कार्बोनेटीकरण होता है, जिसे हम कार्बोनेशन कहते हैं। कार्बोनेशन का मतलब होता है जब बरसात में वायुमंडल में मौजूद CO2 घुल करके एक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है। और वो जब एसिड आकर के चूना पत्थर की चट्टानों पर गिरता है तो वहां से उस चूना पत्थर को वो हटा देता है। ठीक है। इसलिए कार्बोनेशन की प्रोसेस के थ्रू गुफाओं और सिंक होल्स का निर्माण होता है चूना पत्थर क्षेत्रों में। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल चूना पत्थर को घोल देता है। देखो, ये असर्शन सही है। ये क्या हो गया? असर्शन सही है। इस ये जो प्रोसेस हो रही है इसका कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल चूना पत्थर को क्या कर देता है? घोल देता है, इसलिए गुफाओं और सिंक होल का निर्माण हो जाता है। तो दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा राइट आंसर। 14 में 15 का क्वेश्चन का आंसर करिए। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब होता है जहां पर जल एक स्पीड से आकर के टकराता है और वहां से मिनरल्स को घोल करके अपने साथ ले आता है। ठीक है। किस प्रकार की अपर्दन क्रिया से संबंधित है? हिमानी अपर्दन से नहीं है, पवन अपर्दन से नहीं है, रासायनिक अपर्दन से नहीं है। बहते हुए जल और सागरीय तरंगों द्वारा जब अपर्दन होता है तो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? हाइड्रोलिक एक्शन के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानी के प्रेशर से यहाँ पर इरोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 16। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ। 20 सेकंड का समय आप लोगों के पास इसे करने के लिए। चलो, 20 सेकंड कंप्लीट हो गई है। आपको सही कथन बताना है। ठीक है। देखो, अंतर्जात शक्तियां, एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो हेल्प कर दें इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। अंतर्जात शक्तियां भू आकृतियों के निर्माण में सहायक होती है, हम सबको पता है। बहिर्जात प्रक्रिया क्या होती है? उन्हीं जो निर्मित विकसित हुई हैं भू आकृतियां, उनको खत्म करने का काम करता है और नई भू आकृतियां जनरेट करने का काम करता है। यानी कि समतलन का काम जो करता है वो बहिर्जात प्रक्रियाएं करते हैं। और बहिर्जात प्रक्रियाएं मुख्यतः सूर्य ऊर्जा से संचालित होती है। एकदम करेक्ट बात है। अगर सूर्य नहीं होता तो बहिर्जात प्रक्रियाएं नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण केवल अंतर्जात प्रक्रियाओं में सक्रिय रहता है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल सक्रिय यहाँ पर नहीं रहता है। वहाँ यहाँ पर बहुत सारे बल होते हैं जो सक्रिय रहते हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव फोर्स हो गया। इसके अलावा अंदर की तरफ से लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो भी हो गए। ठीक है। भू आकृतिक प्रक्रियाएं सदैव तीव्र और अल्पकालिक होती है। नहीं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है वो सदैव नहीं होती, तीव्र और अल्पकालिक नहीं होती।
भू आकृतिक सदैव तीव्र और अल्पकालिक नहीं होती है। तीव्र होने का मतलब होता है तेजी से होने वाली प्रक्रिया, और अल्पकालिक का मतलब होता है धीमी, कम समय लेने वाली, कम समय लेने वाली, कम समय लेने वाली प्रक्रिया। लेकिन हमें पता है भू आकृतिक प्रक्रियाओं को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जिसे हम तेजी से होने वाली प्रक्रियाएं कहते हैं, कैटास्ट्रोफिक प्रोसेसेस जिन्हें हम कह देते हैं, और एक होता है डायस्ट्रोफिक जिसे हम हिंदी में कहते हैं धीमी संचलन वाली को। देखो हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में नहीं पता, आप लोग ध्यान रख लेना। तेजी से होने के वाली को तो कहते हैं कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक। और जो धीरे धीरे होती हैं, जो कई वर्ष लग जाते हैं, कई करोड़ों वर्ष लग जाते हैं जिसे होने के अंदर, उसे हम कहते हैं डायस्ट्रोफिक, डायस्ट्रोफिक, डायस्ट्रोफिक। ठीक है, हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश में ध्यान रख लीजिए। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं सदैव तीव्र और अल्पकालिक नहीं होती है, वे डायस्ट्रोफिज्म की तरफ भी जाती है। ठीक है, तो ये कथन भी गलत हो गया। तो एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैटास्ट्रोफिक वो प्रोसेसेस होती है जो तेजी से होती है, लाइक अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वो कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स कहे जाते हैं। डायस्ट्रोफिक इवेंट्स हम उन्हें कह सकते हैं जिनकी वजह से पर्वत निर्माण होता है, भ्रंश घाटियां निर्मित होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कहें तो महाद्वीपीय निर्माण होते हैं, बहुत धीरे धीरे होती है ये। प्लेटो का खिसकना डायस्ट्रोफिक प्रोसेसेस की कैटेगरी में आता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड वैली और सिंक होल्स किस स्थल रूप के उदाहरण है? 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। ब्लाइंड वैली और सिंक होल्स किस स्थल रूप के उदाहरण हैं? टाइम ओवर। ब्लाइंड वैली और सिंक होल्स जो है वो कास्ट लैंडफॉर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हिमानी स्थल रूप से बनते हैं जो, हिमानी स्थल रूप अगर मैं कहूँ तो मोरेन हो गया, ठीक है, इसके अलावा एस्कर हो गया, इसके अलावा टार्न हो गया, इसके अलावा अरेत हो गया। ऐसे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं इसकी वजह से। ज्वालामुखी स्थल रूप आप लोगों ने पढ़े ही हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स भी होते हैं और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स भी होते हैं। मरुस्थलीय स्थल रूप में बरखान हो गया। इसके अलावा अगर हम कहें सैंड ड्यून्स है, एक तरह से सैंड ड्यून, बहुत सारे सैंड ड्यून वहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो जैसे मशरूम रॉक हो गई, मशरूम रॉक हो गई। इसके अलावा वेंटिफेक्स हो गया, इसके अलावा ज्यूजन हो गया। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं मरुस्थलीय स्थल रूपों में। लेकिन यहाँ पर पूछा है ब्लाइंड वैली और सिंक होल्स। ब्लाइंड वैली और सिंक होल्स जो बनते हैं कास्ट रीजन में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है? 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। नेक्स्ट, देखो वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके अलावा मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। जिनमें से देखो क्षोभ मंडल यहाँ पर आ गया, समताप मंडल यहाँ पर आ गया, मध्य मंडल यहाँ पर आ गया। लेकिन एक मंडल होता है ताप मंडल। चौथे नंबर की जो परत होती है वो ताप मंडल होती है, धरती से ऊपर की तरफ। और ताप मंडल में एक मंडल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आयन मंडल, और इसी आयन मंडल के अंदर क्या होता है, औरोरा, औरोराज होते हैं। ठीक है, जिसे अगर मैं बात करूं कि उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर ये दिखाई देते हैं। उत्तरी ध्रुव पर होने वाले औरोराज को हम कहते हैं औरोरा बोरियालिस, औरोरा बोरियालिस। ठीक है, और साउथ में अगर ये होती है तो उसे कहते हैं हम औरोरा ऑस्ट्रियालिस, ऑस्ट्रियालिस, या औरोरा औरोरा ऑस्ट्रेलिस हम उसे कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के नीचे की तरफ ऑस्ट्रियालिस और नॉर्थ में बोरियालिस, आपको याद रह ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ आप लोगों का। चलिए, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आयन मंडल में दिखाई देती है। सही बात है, क्योंकि सौर कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये कारण भी जो है वो सही है। ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आयन मंडल में क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सौर कण जो होते हैं, सोलर पार्टिकल्स, वो कोलाइड करते हैं। किससे कोलाइड करते हैं? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से कलर्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो
ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। 10 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के संबंध में सही कथन कौन सा है? देखो भाई साहब, वहां पर ना 100 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन है, सॉरी 150 क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा। इसका मतलब है कि 50 सेकंड आपको हर एक क्वेश्चन को, 30 सेकंड ही आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए दी जा रही है। तो जितनी ज्यादा स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ना, कॉन्सेप्ट आपके जितने ज्यादा क्लियर होंगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के संबंध में सही कथन कौन सा? देखो, सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ में आती है। शॉर्ट वेवलेंथ में, शॉर्ट वेवलेंथ। और जो पृथ्वी के धरातल से निकल करके ऊपर की तरफ जाती है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है। लॉन्ग वेवलेंथ, जिन्हें हम लॉन्ग टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव कह देते हैं, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा गर्म होगा, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा गर्म होगा वो उतनी ही शॉर्ट वेवलेंथ रिलीज करे, रेडिएशन रिलीज करेगा। ठीक है, तो सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो वहां से शॉर्ट वेवलेंथ ही आती है। लेकिन हमारी पृथ्वी बहुत सूर्य के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ठंडी है, इसलिए यहाँ से कौन सी जाती है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाती है। तो पृथ्वी की पूरी ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाती है? नहीं, पृथ्वी की पूरी ऊष्मा अंतरिक्ष में नहीं जाती है। पृथ्वी से उत्सर्जित ऊष्मा का एक भाग सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। हाँ, एक भाग जो है वो सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। इसके अलावा, इसके अलावा जो बची हुई ऊष्मा ऊर्जा है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाष्प बनाने में काम आती है। इसके अलावा वाष्पीकरण में काम आती है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर टर्ब्यूलेंसेस होते हैं, उनको ड्राइव करने के लिए काम में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारी गैसेज हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती है यहाँ पर। ठीक है, तो एक भाग जो है वो सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है, पूरा भाग अंतरिक्ष में नहीं चला जाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल सूर्य से आने वाली ऊष्मा को दर्शाता नहीं, सूर्य से आने वाली ऊष्मा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की कैटेगरी में नहीं आती है। यह केवल आयन मंडल में अवशोषित होती है, ये भी गलत हो गया। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। 10 सेकंड कंप्लीट। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ध्यान रखना, जनवरी के अंदर उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है महाद्वीपीय क्षेत्रों में, लेकिन महासागरीय क्षेत्रों में महासागरीय धाराओं की वजह से उत्तर तक जो है वो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर की जो रेखाएं हैं, ज्यादा टेम्परेचर की, वो उत्तर तक रहती है। लेकिन वो दक्षिण की अगर मैं बात देखो, मैं बना देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ऐसे ही बना दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर तो है, जो मैं कहूँ तो यहाँ पर जो मिलेगा आपको वो गर्म धाराएं देखने को मिलेगी, इसलिए समताप रेखाएं जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे मान लो ये जो समताप रेखा है वो 15 डिग्री वाली समताप रेखा है, 15 डिग्री सेल्सियस वाली समताप रेखा। लेकिन जैसे जैसे आप कहाँ पर जाएंगे, महाद्वीपीय क्षेत्रों में जाएंगे, तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में ये वाली जगहों पर जो है तापमान बहुत ज्यादा कम रहता है। मैं कह सकता हूँ कि 0 डिग्री या फिर 0 से लेकर के 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। लेकिन हमें कितना देखना है? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? महाद्वीपों में दक्षिण की तरफ आना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पर जो है वो तापमान रेखाएं नीचे की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देती है, इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि स्थल भाग महासागरों की तुलना में शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, इसलिए दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट,
अक्षांशीय ऊष्मा बजट के अनुसार ऊष्मा अधिशेष कहाँ पर पाया जाता है? हीट सरप्लस। पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हीट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हीट बहुत कम देखने को मिलती है, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों पर। ठीक है, तो हीट सरप्लस कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान रखना, हीट सरप्लस जो हम कह सकते हैं कि वो उष्ण कटिबंध के अंदर पाया जाता है। उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में हीट सरप्लस पाया जाता है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय क्षेत्रों में हीट की कमी रहती है, सरप्लस नहीं होता है। ठीक है, ज्यादातर जो है वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में मिल जाती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 38 डिग्री उत्तरी और 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच हीट सरप्लस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत एल्बिडो लगभग कितना है? 5 सेकंड का समय है। सबको पता है पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है। जब हम हीट बजट को पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि 27 यूनिट जो है वो बादलों से चली जाती है। इसके अलावा 2 यूनिट जो है वो पृथ्वी से चली जाती है। इसके अलावा 6 यूनिट जो है वो प्रकीर्णन के थ्रू चली जाती है। प्रकीर्णन के थ्रू वापस से अंतरिक्ष में चली जाती है। तो 6 और 2 8, 8 और 27, 27 और 8 5 35 हो गया। ठीक है, तो 35% क्या हो गया? पृथ्वी का एल्बिडो हो गया। एल्बिडो का मतलब होता है प्रकाश जो टकरा करके वापस से जा रहा है, वो क्या कहलाता है? एल्बिडो कहलाता है। उस सरफेस का एल्बिडो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 5 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। खत्म। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन है? सबको पता है लू जो है वो गर्म स्थानीय पवन है। इसके अलावा मिस्ट्रल जो है ठंडी है, बोरो ठंडी है, पंपेरो ठंडी है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ पर चलती है। कमेंट नहीं करते आप लोग। 25%, 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन। 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास। टाइम ओवर। फोन पवने पर्वतों के लीवर्ड ढलान पर गर्म और शुष्क होती है। देखो ध्यान रखना, जब हम चिनूक की बात करते हैं, चिनूक एक तरह से पवन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका का ये वाला पार्ट है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रॉकीज पर्वतमाला। ठीक है, रॉकीज पर्वतमाला। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में वेस्टर्लीज के रूप में पवने आती हैं, तो क्या होता है? पर्वतों के ढाल पर, देखो ये पर्वत है, ये पर्वतों के ढाल पर चढ़ती है, और इस वाले पार्ट पर क्या करती है? वर्षा करती है। लेकिन जैसे ही ये पवने इस लीवर्ड साइड में उतरती है, पर्वत के दूसरी तरफ उतरती है, तो ये क्या हो जाती है? गर्म और शुष्क हो जाती है। कैसी हो जाती है? गर्म व शुष्क हो जाती है। और गर्म और शुष्क पवनों की वजह से यहाँ पर मैदानों में बर्फ रहती है वो पिघल जाती है। इसलिए बर्फ पिघल जाती है, इसलिए चिनूक को हम क्या कहते थे? स्नो ईटर कह देते हैं। और ऐसी ही सेम टू सेम जो अ, हवा है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? वो हमें देखने को मिलती है यूरोप में। और यूरोप में यहाँ पर आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा जिसका नाम है आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत? एल्प्स, जिसे हम कहते हैं एल्प्स पर्वत है। ये जो हवाएं हैं वो नीचे से दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है, और जब दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है तो आल्प्स के उत्तरी ढालों पर, दक्षिणी ढालों पर से तो चढ़ती है, उत्तरी ढालों पर उतरती है। उत्तरी ढालों पर जब ये उतरती है, जो आल्प्स का कौन सा साइड है? लीवर्ड साइड, पवन विमुखी। पवन विमुखी जो ढाल होता है, इसे हिंदी में कहते हैं पवन विमुखी जो ढाल होता है, जब ये उतरती है तो गर्म और शुष्क हो जाती है। तो एकदम करेक्ट बात है, फोन जो हवाएं हैं वो गर्म और शुष्क होती है। क्यों? क्योंकि अवरोही वायु संपीड़न के कारण गर्म हो जाती है। अवरोही वायु संपीड़न के कारण क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। 25वें में सही है क्या? 25वां सही है क्या? ये संपीड़न, संपीड़न का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन। जब कंप्रेशन होता है तो इनके बीच में, अगर मैं कहूँ तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से हवा फिर से फैलता है, गर्म होती है और फैल जाती है। फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो जाती है, फिर वापस से फैल जाती है। तो एकदम करेक्ट बात है, और वही हवा है। ऑप्शन नंबर रीजन भी हमारा सही हो जाएगा।
तो 25वें में क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना रह जाता है? 5 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। यहाँ पर 5 किलोमीटर भी लिखा हुआ आ सकता है और 5.5 किलोमीटर भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना। तो राइट आंसर हो गया इसका लगभग आधा रह जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 10 सेकंड का समय दिया जाता है, 5 सेकंड का ले लो इसके लिए, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वायुमंडल में जलवाष्प का मुख्य स्रोत क्या है? सबको पता है महासागर एवं अन्य जल निकायों से जो वाष्पीकरण होता है वही वायुमंडल में जलवाष्प का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसे हम कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? ध्यान रखना, निरपेक्ष आर्द्रता को देखो प्रतिशत में निरपेक्ष आर्द्रता को नहीं किया जाता, प्रतिशत में सापेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ध्यान रखना पहली बात। ग्राम पर घन मीटर एकदम करेक्ट बात है। ग्राम मीटर भी हम लिख सकते हैं इसको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम पर मीटर क्यूब हो सकता है ये, या फिर ये हो सकता है ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये सही रहेगा, ग्राम पर मीटर क्यूब सही रहेगा, ये रहने देना, क्योंकि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो घनत्व को देखा जाता है, ठीक है। तो ग्राम पर मीटर क्यूब देख लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना मिलीबार जो है वो वायुदाब देखा जाता है, वायुदाब को मिलीबार में देखा जाता है, डिग्री सेल्सियस में तापमान को सबको पता है। नेक्स्ट 29, 10 सेकंड का समय है आपके पास। संघनन के बिना बादलों का निर्माण संभव नहीं है, एकदम करेक्ट बात है। बिना कंडेंसेशन के क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, और कंडेंसेशन किस पर होता है? हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, हाइड्रोस्कोपिक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं, इनके ऊपर जाकर के वाटर ड्रॉपलेट्स सेटल होती है, तब जाकर के क्लाउड्स बनते हैं। अगर हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं होते, हिंदी में अगर इनको हम कहें तो नाभिकीय आर्द्रताग्राही नाभिक, कौन से नाभिक? आर्द्रताग्राही, आर्द्रताग्राही आर्द्रताग्राही नाभिक ना हो तो क्लाउड ना बने। तो क्लाउड्स बनने के लिए कंडेंसेशन होना जरूरी है, तो कंडेंसेशन के बिना क्लाउड्स नहीं बन सकते। तो संघनन के बिना बादलों का निर्माण संभव नहीं है, स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, क्योंकि संघनन के लिए वायु का तापमान औसांक तक गिरना आवश्यक है, एकदम करेक्ट बात है। औसांक तक गिरेगी तब ही तो जाकर के कंडेंसेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर, ये रीजन भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 5 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आईपीसीसी? जलवायु कानून बनाना या जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करना, टू असेस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसके रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं, इनको ठीक है, बस इतना ही। ओके, कानून वानून बनाने का काम नहीं करता ये, सॉल्यूशन बताता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो वैज्ञानिक आकलन हम ये कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। टाइम ओवर। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997, कहाँ पर? जापान में, ध्यान रखना, जिसे हम कोप 1 कहते हैं। कोप 1 की शुरुआत यहीं से हुई थी।
कॉप 1 की शुरुआत यहीं से हुई थी क्या? शायद नहीं, ये कॉप 3 था शायद। ये मत याद रखना कॉप वाला, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। के अंतर्गत 35 औद्योगिक देशों को के अंतर्गत 35 औद्योगिक देशों को 1990 के उत्सर्जन स्तर की तुलना में 2012 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 5% की कमी करने के लिए बाध्य किया गया था। स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ध्यान रखना। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान के क्योटो शहर में हुआ था 1997 में, वहां पर 35 औद्योगिक देशों को कहा गया था कि आपको 1990 के उत्सर्जन के स्तर की तुलना में 2012 तक उसमें 5% के ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, ये बाध्य किया गया था, तो कथन सही है। क्योंकि क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल केवल विकासशील देशों पर लागू किया गया था। नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो केवल विकासशील देशों पर लागू नहीं किया गया था, वो विकसित देशों पर लागू किया गया था। विकसित विकसित प्लस विकासशील दोनों पर किया गया था, लेकिन इसके अंदर जो देश थे वो विकसित देश ज्यादा थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेजोरिटी ऑफ केसेस में विकसित देश कैटेगरी में विकसित देश को बाध्य किया गया था, जो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं। ठीक है, तो ये रीजन जो है वो गलत हो जाएगा। ए सही है, केवल ए सही है, और लेकिन आर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेकंड का समय है आपके पास। 32। ध्यान से पढ़ना ऑप्शंस को। चलिए, सोनार सोनार एक टेक्निक होती है जिससे महासागरों की गहराई मापी जाती है, समुद्री तल का मानचित्रण किया जाता है तथा जल के भीतर वस्तुओं की पहचान किया जाता है। ये कथन सही है। सोनार विद्युत चुंबकीय तरंगों का नहीं नहीं, सोनार जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन, ये रीजन जो है वो हमारा गलत हो गया। तो ए सही है और आर गलत हो गया। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सोनार कौन सी तरंगों पर आधारित है। 10 सेकंड का समय दिया जाता है। महासागरीय सतही तापमान का सबसे प्रमुख निर्धारक अक्षांश होता है। महासागरीय सतही तापमान का सबसे प्रमुख निर्धारक अक्षांश होता है। एकदम करेक्ट बात है कि किसी भी जगह का सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट तापमान का निर्धारक होता है वो क्या होता है, अक्षांश ही होता है। क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और प्राप्त होने वाली ऊर्जा घटती जाती है। दोनों सही है और रीजन भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34। 10 सेकंड का समय दिया जाता है। टाइम स्टार्ट। टाइम ओवर। महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि जिन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जब हम महाद्वीपों के नितल की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट से लगा हुआ जो पार्ट होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। ये जो पार्ट होते हैं वो खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और मत्स्य संसाधनों के एक प्रमुख भंडार के रूप में जाने जाते हैं। खनिज भी पाए जाते हैं, पेट्रोलियम भी पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं, मत्स्य मछलियां भी सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यह महासागर का अत्यंत गहरा और तीव्र ढाल वाला भाग है। एकदम गलत बात है। यह महासागर का उथला अत्यंत उथला और कम ढाल वाला भाग है। हालांकि अगर मैं बात करूं एबेसल प्लेन की एबेसल प्लेन की एबेसल प्लेन एबेसल प्लेन यानी कि महासागरीय नितल की जब हम बात करें, जो मैदान है वहां पर उसका जो ढाल होता है वो 0.5 डिग्री के आसपास होता है, और इसका जो ढाल होता है 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री होता है। लेकिन ध्यान रखना, तीव्र ढाल वाला नहीं होता है, ये कम ढाल वाला होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये रीजन जो है वो गलत हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 35। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास।
टाइम ओवर। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी पिरामिडों के प्रकारों का सही समूह कौन सा है? क्या ऊर्जा का पिरामिड होता है? सही बात है, ऊर्जा का होता है। पोषक का पिरामिड होता है? नहीं, पोषक तत्वों का पिरामिड नहीं होता। तापमान का पिरामिड नहीं होता पारिस्थितिकी तंत्र में। संख्या, ठीक है, संख्या का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, और बायोमास का पिरामिड भी होता है। तो ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। 5 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन से अपघटक हैं? अपघटक की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? कवक आते हैं और जीवाणु आते हैं। विषाणु नहीं आते हैं, विषाणु नहीं आते हैं, शैवाल नहीं आते। शैवाल तो प्रोड्यूसर है भाई, प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आती है शैवाल तो। ये कवक, ये डिकम्पोजर है। तो प्रोड्यूसर डिकम्पोजर कैसे हो सकते हैं, समझ गए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 37। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। टाइम ओवर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, एकदम करेक्ट बात है। और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 3.28 मिलियन का मतलब होता है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये होता है। तो हमें पता है भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32, 87, 263 स्क्वायर किलोमीटर, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो पहला कथन, पहला जो असर्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 60 डिग्री है। रीजन तो ये नहीं है भाई, और वैसे भी अक्षांशीय विस्तार 60 नहीं, 30 डिग्री के आसपास ही है। क्योंकि जब हम अक्षांशों की बात करें भारत के, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो 8 और 37 के बीच में 30 डिग्री का ही अंतर हो लगभग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यही है ना, मैंने आपको रटवाया था नंबर, मोबाइल नंबर 84, 37, 66, 87, 97, 25। यहाँ तक तो अक्षांश थे, और इनके बाद में देशांतर थे, ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भाई। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। 6 देशों के नाम लिख देता हूँ मैं। पहले नंबर पर आता है कौन सा? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर अपना भारत। 8वें नंबर पर कौन सा है, कमेंट करके बताइए। तो आर गलत है, ए सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। टाइम ओवर। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, एकदम करेक्ट बात है। पश्चिम से पूर्व की ओर घटती चली जाती है। देखो, ये प्रायद्वीपीय पठार, जैसे मान लो मैं ये बना देता हूँ, तो यहाँ पर ऊंचाई जो है वो ज्यादा होगी, और यहाँ पर ऊंचाई जो है वो कम होगी। तो ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। इसलिए जो भी बड़ी बड़ी मेजर नदियां हैं वो किस तरफ आती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ आती है, वेस्टर्न घाट से निकल कर। तो अधिकांश नदियां पश्चिम की ओर बहती नहीं, अधिकांश नदियां इस तरफ नहीं बहती, तो ये गलत हो गया। ये सही है और ये गलत हो गया। तो ए सही है और आर गलत है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 सेकंड का समय दिया जाता है। थार मरुस्थल,
जो कि अरावली के कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में स्थित है। सही बात है। इसमें बरखान और लॉन्गिट्यूडनल टीलों की प्रधानता, एकदम करेक्ट बात है। बरखान एक ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स है, और इसके अलावा इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल टीले भी होते हैं, तो ये कथन भी सही है। यह क्षेत्र अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है। नहीं भाई साहब, ये वर्षा ही तो प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, औसत वर्षा इसकी कितनी है? 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा है क्या, या 25 सेंटीमीटर? वेस्टर्न राजस्थान की, या 10 सेंटीमीटर है? कितनी है इन दोनों में से बताओ। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा तो नहीं होती है भाई, तो केवल ए सही है और आर गलत हो गया, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन सी है? 10 सेकंड का समय दिया गया है आप लोगों को। गलत। देखो क्या होता है, भीमा और तुंगभद्रा, यही हो गया राइट आंसर। गोदावरी तो खुद एक बड़ी नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, दोनों अलग अलग नदियां हैं, कावेरी खुद बड़ी नदी है। तो कृष्णा की सहायक नदियां भीमा और तुंगभद्रा हो गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ध्यान रखना, बड़ी बड़ी जो रिवर्स है ना, लाइक यमुना, यमुना की सहायक नदियां बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। नेट में भी पूछी गई है, पीएचडी एंट्रेंस में भी पूछी गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स में भी पूछी गई है, स्कूल लेक्चरर्स में भी पूछी गई है। यमुना नदी की सहायक नदियां बार बार पूछी जाती है। इसके अलावा तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, इसके अलावा यमुना होगी, ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है, इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, नर्मदा इंपॉर्टेंट है, तापी, इनकी जो सहायक नदियां हैं ना, वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो ध्यान रखना। कृष्णा नदी की भीमा और तुंगभद्रा सहायक नदियां, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है आप लोगों को। चलो भाई, आम्र वर्षा, मैंगो शावर्स जो है मार्च अप्रैल के अंत में केरल और कर्नाटक में होती है। सही बात है। और आम की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होती है, एकदम करेक्ट बात है। क्योंकि क्योंकि यह वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व प्री मानसून एक्टिविटी से होती है, तथा समुद्र से आने वाली आर्द्र हवाओं के कारण होती है। एकदम करेक्ट बात है, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखो ये बता रहा है आम्र वर्षा के बारे में, कि आम्र वर्षा मार्च अप्रैल के अंत में केरल और कर्नाटक में होती है, जिससे आम की फसल को बहुत ज्यादा लाभ होता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यह वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के पहले होती है। क्यों क्यों होती है? समुद्र से आने वाली आर्द्र हवाओं के कारण होती है। तो सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय दिया जाता है। टाइम कंप्लीट। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, एकदम करेक्ट बात है। क्यों? क्योंकि मानसून शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, इसलिए पाई जाती है? नहीं, असर्शन रीजन तो पूछा ही नहीं है नीचे। केवल इतना ही है कि दोनों सही है या दोनों गलत है, या ये गलत है या एक सही है। तो ध्यान रखना, भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। सही बात है। मानसून शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। देखो यहाँ गड़बड़ कर दिया, अरबी भाषा से लिया गया। अरबी भाषा के मौसम से मानसून शब्द आया, जिसका अर्थ होता है मौसमी वर्षा। इसका अर्थ होता है सीजन टू सीजन हवाओं का उल्टा चलना। एक सीजन में अलग दिशा है, दूसरे सीजन में बिल्कुल विपरीत हो जाती है। तो ये तो गलत हो गया भाई। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए राइट आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट, 10 सेकंड का समय दिया जाता है 43 में। भारतीय मानसून अनियमित होता है क्योंकि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन
जेट स्ट्रीम और समुद्री तापमान इसमें भूमिका निभाते हैं, एकदम करेक्ट बात है। क्योंकि इसी कारण भारतीय मानसून हर वर्ष बिल्कुल समान रहता है, हर वर्ष बिल्कुल समान नहीं रहता। तो आर गलत हो गया। तो नहीं, ए सही है। ए कहाँ सही है? ए सही है और आर गलत है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस का ध्यान जरूर रखना। 44। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की सही विशेषता कौन सी है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं ना, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। 5 सेकंड आपको आप लोगों को टाइम दिया गया है। 5 सेकंड कंप्लीट। देखो, रबड़ पाया जाता है उष्णकटिबंधीय, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैश क्रॉप है, या फिर हम इसे कह सकते हैं हिंदी के अंदर। देखो, एक ये प्लांटेशन क्रॉप, यानी प्लांटेशन क्रॉप हम ये कह सकते हैं। महोगनी, एबोनी, रोजवुड और बहुत सारी लताएं जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। 10 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के। चलिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, एकदम करेक्ट बात है। इसीलिए ये वन राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं? नहीं, ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया। इसके अलावा ये जो वन है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो गलत हो गया। गुजरात के मरुस्थलीय भागों में, राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय भागों में ये वन नहीं पाए जाते हैं, वहां पर शुष्क वन पाए जाते हैं। तो ए सही है, लेकिन आर गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। 46। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया, एकदम करेक्ट बात है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? जिम कार्बेट जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? यूके में है, उत्तराखंड। यूके वो वाला नहीं है, ये वाला यूके है। क्यों किया गया था ये शुरुआत? क्योंकि भारत में बाघों और उनके आवासों को क्या करना था? संरक्षण प्रदान करना था। तो ये सही हो गया। तो ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्वतीय वनस्पति का सही उदाहरण कौन सा है? पर्वतीय वनस्पति का सही उदाहरण कौन सा है? 5 सेकंड का समय दिया जाता है। नारियल और खजूर पर्वतीय का नहीं है। बबूल और कैक्टस पर्वतीय का नहीं है, शुष्क प्रदेशों का है। सिल्वर फर, जूनिपर एंड रोडोडेंड्रॉन जो है वो पर्वतीय वनस्पति का उदाहरण है। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 48। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना था। चलो, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। सही है। राष्ट्रीय जो वन नीति थी, जैसे जिसे हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 कहते हैं, इसका उद्देश्य था इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना। यह नीति केवल लकड़ी उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। तो ए सही और आर गलत है। ए सही और आर गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुष्क मृदा में लवण अधिक क्यों होते हैं? कम वाष्पीकरण के कारण, अधिक वर्षा के कारण, कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, नीचे का जो जल होता है, ग्राउंड वाटर जो है, वो तेजी से ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ आकर के ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन उस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, तो अधिक वाष्पीकरण और कम वर्षा के कारण शुष्क मृदा में लवण अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस के साथ जो लवण है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को।
भारत में चक्रवात मुख्यतः अक्टूबर, नवंबर और मई, जून में आते हैं। सही बात है, सही बात है। क्योंकि इन महीनों में महासागरीय तापमान और निम्न दाब स्थिति अनुकूल होती है। एकदम करेक्ट बात है। तो 50वें में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात इन महीनों में अक्टूबर, नवंबर और मई, जून में क्यों होते हैं? क्योंकि महासागरीय तापमान बढ़ जाता है और वहां पर उसकी वजह से निम्न दाब की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट 51, 10 सेकंड का समय दिया जाता है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह को एक निश्चित मापनी पर समतल सतह पर दर्शाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह को एक निश्चित मापनी पर समतल सतह पर दर्शाता है। एकदम करेक्ट बात है। मानचित्र बिना किसी विकृति के मानचित्र बिना किसी विकृति के पृथ्वी को दर्शाता है? नहीं, मानचित्र जो है उसमें विकृतियां होती है। अगर क्षेत्रफल समान है तो दिशाएं परिवर्तित हो जाएंगी, दिशाओं में विकृति आ जाएगी। अगर दिशाएं दिशाएं समान है तो क्षेत्रफल में विकृति आ जाएगी, या फिर उसके आकार, जो आकार होता है, साइज जो होती है, शेप जो होता है, उसमें विकृति आ जाएगी, शेप में विकृति आ जाएगी। तो मानचित्र बिना किसी विकृति के बनाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये कथन जो है वो गलत हो गया कि मानचित्र बिना किसी विकृति के पृथ्वी को दर्शाता है। गलत बात है। तो 51 में क्या हो गया? ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा युग्म सही है? 10 सेकंड का समय, 5 सेकंड का। 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर होते हैं? नहीं, 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 यार्ड बराबर 2 फीट होते हैं? नहीं, 1 यार्ड बराबर 3 फीट होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर सही है। 1 यार्ड बराबर 3 फीट सही है। एकदम करेक्ट बात, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। 1 मील में 10 फरलांग नहीं होते, 8 फरलांग होते हैं। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और भूमध्य रेखा का सही मान कौन सा है? 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड कंप्लीट। 90 डिग्री तो नहीं है अंतरराष्ट्रीय रेखा। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है और 0 डिग्री लेटीट्यूड भूमध्य रेखा। एकदम करेक्ट बात है। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, हाँ लॉन्गिट्यूड तो है 180 वाला तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और 0 डिग्री लेटीट्यूड हो गया भूमध्य रेखा। सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन। इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन का मतलब होता है समदूरस्थ, समदूरस्थ प्रक्षेप। दूरी को सही दिखाता है, हाँ सही बात है। यह क्षेत्रफल को भी सही दर्शाता है, क्या ये सही है? नहीं, यह क्षेत्रफल को सही नहीं दर्शाता, ये गलत हो गया। तो ए सही है और आर गलत। ए सही है और आर गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 54 में। नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जिसे हम संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। संदर्श प्रक्षेप में प्रकाश स्रोत की कल्पना की जाती है। एकदम करेक्ट बात है, इसलिए इन्हें ज्यामितीय प्रक्षेप कहा जाता है। नहीं, संदर्श प्रक्षेप ज्यामितीय प्रक्षेप नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ए सही है और आर गलत है। बी राइट आंसर हो जाएगा। समोच्च रेखाओं के बारे में भाई साहब ये बड़ा क्वेश्चन आ गया थोड़ा। चलिए, 20 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को 56 के लिए। आपको देख लो भाई, यहाँ पर देख लो पहले, निम्न में से गलत कथन कौन सा है, ये जरूर पढ़ लेना आप लोग। क्योंकि ज्यादातर आपको लोग क्या करोगे, केवल यहाँ पर सही सही ऑप्शन पढ़ करके और केवल सही के टिक लगा करके आ जाओ, लेकिन यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो गलत कथन बताना है, अब बताओ। चलो, समोच्च रेखाएं स्थलाकृति की ऊंचाई और ढाल को दर्शाती है, ये तो सही है। हमें बताना है गलत। दूर दूर स्थित समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को दर्शाती है, नहीं, यहाँ गलत होगा।
दूर दूर स्थित रेखाएं तीव्र ढाल को नहीं, मंद ढाल को दर्शाती है। और हमें पूछा कौन सा है, गलत ही पूछा है। चलो दो जिसमें नहीं है उसको हटा दो। इसमें दो नहीं है, इसमें दो है, इसमें दो नहीं है। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि दो समुच्चय रेखाएं मिलती हैं तो वह ऊर्ध्वाधर ढाल दर्शाती है। एकदम करेक्ट बात है। ये रेखाएं जब मिल जाती है तो ऊर्ध्वाधर ढाल को दर्शाती है। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, यहाँ पर समुच्चय रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ढाल ज्यादा हो गया इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, यदि दो समुच्चय रेखाएं मिलती हैं तो वहां पर ऊर्ध्वाधर ढाल दर्शाती है। एकदम करेक्ट बात है। ये तो गलत हो गया। विभिन्न ऊंचाई वाली समुच्चय रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती। विभिन्न ऊंचाई वाली समुच्चय रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती। चौथा वाला तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं भाई साहब। विभिन्न ऊंचाई वाली समुच्चय रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती है। एकदम करेक्ट बात है ये तो। हमें गलत ही पूछा है भाई, तो चार ऑप्शन क्यों है? हमें तो केवल गलत गलत बताना है। तो केवल दो सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। हमें बताना था गलत, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो दो हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखना, मुश्किल हो जाती है। 57 बाहर आकर के ऐसे क्वेश्चन में लगता है कि हो मैंने तो सही करके आया था, मैं तो सही करके आया था, लेकिन जब उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो अरे यार ये तो गलत हो गया। और भाई साहब एक क्वेश्चन गलत अगर आपने कर दिया ना तो आप ऐसे समझ लेना 100 लोगों से भी पीछे चले जाओगे, 100-200 लोगों से पीछे चले जाओगे। तो रिंग कंटूर, क्लोज्ड कंटूर्स का सही अर्थ क्या है? क्लोज्ड कंटूर्स, ये क्लोज्ड कंटूर्स हैं बिल्कुल। अब देखो, अगर बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मान घट रहा है, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मान घट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, डिप्रेशन, गड्ढा। और अगर अंदर की तरफ मान बढ़ रहा है, इसका मतलब वो पार्ट कैसा है, उठा हुआ। ये ध्यान रखना। तो या तो वो पहाड़ी दिखाएगा या फिर अवसाद दिखाएगा, डिप्रेशन दिखाएगा। ठीक है, बी। दोनों में क्लोज्ड होती हैं, लेकिन बस ये वैल्यू का फर्क पड़ जाता है। एक में बाहर से अंदर की तरफ अगर वैल्यू घट रही है तो गड्ढा होगा, और अगर बाहर से अंदर की तरफ वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, पहाड़ी होगी। बी राइट आंसर होगी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आप लोग। तिरछी एरियल फोटोग्राफी का अर्थ क्या होता है, ऑब्लिक, या इसे हम तिर्यक फोटोग्राफी भी कह देते हैं। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। कैमरा सीधा नीचे की ओर होता है, नहीं, कैमरा सीधा नीचे की ओर किस में होता है, ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफी में होता है, ऊर्ध्वाधर में। कैमरा भूमि की ओर कोण पर झुका होता है, कैमरा भूमि के समानांतर नहीं होता है, कैमरा ऊपर आकाश की ओर नहीं होता है, कैमरा भूमि की ओर झुका होता है, कोण झुका होता है। कितने डिग्री से कितने डिग्री, मैं कहूँ तो ये 60 डिग्री के आसपास झुका हुआ होता है, तब जाकर के ये, नहीं 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 नहीं, 60 डिग्री नहीं, सॉरी। देखो, अगर 3 डिग्री तक झुकाव है तो वो ऊर्ध्वाधर में कहलाएगा, और अगर 15 से 30 डिग्री तक का झुकाव है तो वो तिर्यक में आएगा, और अगर इससे ज्यादा है तो वो अति तिर्यक में आ जाएगा, अति तिर्यक। तो यहाँ पर कितना झुकाव होना चाहिए, 15 से 30 डिग्री का झुकाव होना चाहिए, तिरका तिर्यक। राइट आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। चलो 15 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। टाइम ओवर। स्टीरियोस्कोप का उपयोग एरियल फोटो में 3D दृश्य देखने के लिए किया जाता है। सही बात है। स्टीरियोस्कोप का उपयोग एरियल फोटोग्राफी में
3D विजुअल्स देखने के लिए किया जाता है, एकदम करेक्ट बात है। क्योंकि दो ओवरलैपिंग एरियल फोटोग्राफ मानव नेत्रों की तरह अलग-अलग कोण प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, दो ओवरलैपिंग एरियल फोटोग्राफ ह्यूमन आईज की तरह अलग-अलग एंगल प्रदान करते हैं, ध्यान रखना। इसलिए स्टीरियोस्कोपिक जब हम लगाते हैं तो वही फोटोज हमें 3D में दिखाई देती हैं। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3D मूवीज देखी होगी आपने कभी तो, बिना चश्मे को वो कैसी दिखती है और चश्मे के साथ कैसी दिखती है, 3D चश्मे के साथ। सक्रिय यानी कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग में ऊर्जा का स्रोत स्वयं सेंसर होता है। चलिए 5-10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। सही है, सक्रिय। रिमोट सेंसिंग में ऊर्जा का स्रोत स्वयं सेंसर के पास होता है, और जो अक्रिय होता है जिसे हम पैसिव कहते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग, उसमें ऊर्जा का स्रोत जो है वो अदर होता है, जैसे कि सूर्य। ठीक है, तो ये कथन जो है वो हमारा सही है। इसमें रडार या लिडार जैसे सिस्टम स्वयं तरंगे भेजते हैं और उनके परावर्तन को रिकॉर्ड किया जाता है। एकदम करेक्ट बात है, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। 60वें में ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग में थीमेटिक मैपिंग का क्या अर्थ है? थीमेटिक मैपिंग यानी कि विषयक मानचित्र, विषयक मानचित्र, विषयक मानचित्र। सामान्य भौगोलिक मानचित्र बनाता नहीं, किसी विशेष विषय जैसे कि वनस्पति हो गया या फिर मृदा हो गया, इसका मानचित्रण करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो भाई, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। भारत में दैनिक मौसम मानचित्र कौन बनाता है भाई? राइट आंसर तो मैंने ही बता दिया, आईएमडी, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बी राइट आंसर हो गया। मौसम मानचित्र, दैनिक मौसम मानचित्र आईएमडी बनाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कैंपबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर का उपयोग धूप की अवधि मापने के लिए किया जाता है। सही बात है, यह कागज की पट्टी पर सूर्य किरणों से जलन के निशान बनाते हैं। एकदम करेक्ट बात है, कागज की पट्टी पर सूर्य की किरणों के जलन के निशान बना देता है। ठीक है, ऐसे काले कर देता है, धब्बे धब्बे कर देता है। कैम्पबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर, ठीक है, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया 63 में। नेक्स्ट, विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त आरेख कौन सा है? भाई विभिन्न फसलों के अंतर्गत दर्शाने का सही जो उपयुक्त आरेख तो यही है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर गेहूं हमने दर्शा दिया, यहाँ चावल दर्शा दिया, यहाँ पर बाजरा दर्शा दिया, यहाँ पर हमने जौ दर्शा दिया, यहाँ पर हमने सरसों दर्शा दी, यहाँ पर हमने चना दर्शा दिया। ठीक है, तो पाई चार्ट में हम दर्शा सकते हैं। हालांकि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, जो शुरुआत के जो थे ना पेपर सेट 1 2 3 4 5, उनमें इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवाया है कि 360 डिग्री को एंगल में डिवाइड कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास दे रखा है 50% हमारे पास दे रखा है, तो इसको हम एंगल में कैसे डिवाइड करेंगे? तो 360 का 50% कितना हो गया भाई? आधा हो गया 360 का, 0 3, 360 का आधा कितना होता है? 1 8 0, 180 हो गया। तो 180 डिग्री हम दिखाएंगे ऐसे, बताया हुआ है मेरा कैसे निकालते हैं। पॉसिबिलिज्म के अनुसार मानव, पॉसिबिलिज्म के अनुसार मानव, 10 सेकंड का समय दिया गया है आप लोगों को, मानवों को। प्रकृति का दास होता है? नहीं। प्रकृति के निर्धारक होते हैं? नहीं। प्रकृति के साथ सहयोगी एवं परिवर्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 65 में। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, भारत से संबंधित कथनों पर विचार करिए भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर। 2011 में भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। सही बात है, क्या बताना है? सही कूट का चयन करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। सही बात है। औद्योगिकरण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। सही बात है।
उपजाऊ मैदान विरल जनसंख्या वितरण नहीं, उपजाऊ मैदान विरल नहीं, उपजाऊ मैदान सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये चौथा गलत हो गया, 1 2 3 सी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान से अधिक है। विश्व के टॉप 10 जो देश है ना वो आपको पता होने चाहिए। टॉप 10 अगर लिस्ट आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। चलो हम देखते हैं टॉप 10 लिस्ट। टॉप 10 पॉपुलेशन कंट्री। नए डेटा के अकॉर्डिंग 2026 के अकॉर्डिंग भाई साहब देखो, मैं यहाँ पर लिस्ट लिख देता हूँ, ये लिस्ट आप लोग ध्यान रखना, पूछी जाती है आप लोगों को। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शुरू करता हूँ मैं यहाँ पर लिखने की। पहले नंबर पर तो है भारत, सबको पता है। दूसरे नंबर पर है चीन, सबको पता है। तीसरे नंबर पर है यूएसए, सबको पता है। चौथे नंबर पर है पाकिस्तान, सबको पता है। सॉरी सॉरी सॉरी, पाकिस्तान में। चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। पांचवें नंबर पर है पाकिस्तान। छठवें नंबर पे है नाइजीरिया, नाइजीरिया, मात्रा में गलती हो सकती है। सातवें में है ब्राजील। ये 10 देश आप लोग ध्यान रखना। आठवें पर है बांग्लादेश, देखो भाई बांग्लादेश तो 8वें नंबर पर आ गया, और पाकिस्तान 5वें नंबर पर ही है। तो बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कहाँ पर अधिक हुई, तो बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कम है, तो ये गलत हो गया। नौवा अगर मैं कहूँ तो वह है रशिया, और 10वां जो है वो इथोपिया। 10वें नंबर पर चेंज हो गया भाई, मैक्सिको का नाम कहीं पर नहीं है इसमें, इथियोपिया आ गया है। ठीक है, तो ये 10 जो कंट्रीज हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बांग्लादेश का क्षेत्रफल पाकिस्तान से बड़ा है? हैं? बांग्लादेश का क्षेत्रफल पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। पाकिस्तान खुद बांग्लादेश के क्षेत्रफल से 10 गुना ज्यादा बड़ा है शायद। उसमें प्राकृतिक वृद्धि दर अधिक है, हालांकि प्राकृतिक वृद्धि दर तो अधिक है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल बड़ा नहीं है, बांग्लादेश का क्षेत्रफल पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। तो ये भी कथन गलत हो गया और ये भी कथन भी गलत हो गया, ए और आर दोनों गलत हो गए। डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 के अकॉर्डिंग है या 2026 के अकॉर्डिंग? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 99.99%। ठीक है, बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कम है पर प्राकृतिक वृद्धि दर अधिक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट 68, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। साक्षरता दर की गणना करते समय ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो समझ के साथ पढ़ और लिख सके, एकदम करेक्ट बात है। 7 साल से 7 या इससे ऊपर का जो व्यक्ति पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है और समझ भी सकता है। केवल नाम लिख लेना साक्षरता का प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि केवल नाम लिख लेना साक्षरता का प्रमाण नहीं होता, ये बात ही सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जापान जैसे विकसित देश, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। जापान जैसे विकसित देश के जनसंख्या पिरामिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात तो आधार संकीर्ण होगा, आधार संकीर्ण होगा क्योंकि जन्म दर जो है वो बहुत कम होगी, इसका आधार संकीर्ण होगा, इसमें वृद्ध जनसंख्या अधिक होगी। आधार संकीर्ण होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर उच्च जन्म को दर्शाया गया है, यह जनसांख्यिकीय संक्रमण के अंतिम चरण को दर्शाता है, एकदम करेक्ट बात, चारों सही है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70,
10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय यानी कि इंटरनल प्रवास का प्रकार नहीं है? नहीं है, ये ध्यान रखना। ग्रामीण से नगरीय है, नगरीय से नगरीय इंटरनल का है, ग्रामीण से ग्रामीण इंटरनल का है। अंतर महाद्वीपीय भाई, इंटरकॉन्टिनेंटल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चले जाना, जैसे मान लो एशिया से आप अमेरिका चले गए, यूएसए, तो वो महाद्वीप अलग हो गए, तो ये तो लोकल का नहीं है भाई, स्थानीय का नहीं। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, WHO के अनुसार 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। WHO के अनुसार स्वस्थ शहर की मूलभूत सेवाओं में कौन सी शामिल नहीं है? स्वस्थ शहर के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है, वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन में दिया हुआ है जो आवश्यकता नहीं है। देखो, स्वच्छ पेयजल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सबको चाहिए स्वस्थ शहर के लिए। स्वस्थ शहर के लिए प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज चाहिए तो चाहिए, सैनिटेशन, स्वच्छता चाहिए तो चाहिए, इमेज कैप्चरिंग चाहिए तो चाहिए भाई साहब। आजकल इमेज कैप्चरिंग चाहिए। जब तक आप लोग सेल्फी नहीं लोगे ना, तब तक कोई मानेगा नहीं कि भाई साहब आप शहर में रह रहे हो और आपके शहर की जो मूलभूत सेवाएं हैं वो आपको अच्छी तरीके से मिल नहीं रही। कटाक्ष था, ध्यान रखना, सेल्फी लेना जरूरी नहीं है। सेल्फी नहीं होगी और ये तीनों होंगे तो भी स्वच्छ शहर माना जाएगा। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3072, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। स्वतंत्रता मानव विकास की अवधारणा का एक प्रमुख आयाम है, एकदम करेक्ट बात है। और हमारे इंडिया में स्वतंत्रता, भाई साहब 1947 में स्वतंत्रता केवल नाम की मिली है। आप अपने घर में ही देख लो, देखें, क्या आप स्वतंत्र हो? स्वतंत्र होने का मतलब क्या जानते हो आप लोग? स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि आपके लिए जो सीमाएं निर्धारित की गई है, क्या आप उन सीमाओं को तोड़ करके काम कर सकते हो? अगर हाँ, तो आप स्वतंत्र हो, अगर नहीं, तो आप स्वतंत्र नहीं हो। अब ऐसे मत कर लेना कि हाँ भाई साहब, हमारे हमारे अंदर हमें सीमा में बांधा गया है कि हम किसी का मर्डर कर सकते नहीं कर सकते, और हम उसे तोड़ करके और हमने किसी का मर्डर कर दिया तो वो स्वतंत्रता हुई। ऐसा नहीं है, बेवकूफी कहलाती है। वो स्वतंत्रता नहीं है। घर की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो लड़कियां होती है घर में कि भाई साहब 7 बजे बाद में घर से बाहर नहीं रहेंगे। लड़के होते हैं स्पेशली शादीशुदा कि 7 बजे बाद में आप घर से बाहर नहीं रहोगे वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या वो हस्बैंड जो है वो स्वतंत्र होगा? आप देख सकते हो खुद ही, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, अपने घर में आपके लिए जो सीमाएं निर्धारित की गई है ना, उन सीमाओं से परे जाकर के अगर आप काम करते हो, वो स्वतंत्रता होती है। सीमाओं में रह करके काम करना स्वतंत्रता नहीं है। ज्यादातर स्वतंत्रता के लिए जो बेड़ियां बांधी गई है ना, वो लड़कियों के पैरों में बांधी गई है। आप अपने मन के किसी लड़के से शादी नहीं कर सकते। और आजकल तो भाई साहब लड़के भी, लड़कों के घर वाले भी लड़कों को कपड़े मुक्के बरसाते हैं भाई साहब, कि नहीं कर सकते आप ऐसा। तो भाई साहब, जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, आप मानव विकास की परिभाषा के अंडर नहीं आएंगे। और इसके लिए निर्णय किसको लेना पड़ेगा? आपको। आपको अपना विकास करना पड़ेगा। चलिए, भड़का नहीं रहा हूं मैं, बस ज्ञान दे रहा हूँ। स्वतंत्रता मानव विकास की अवधारणा का एक प्रमुख आयाम है, सही बात है, क्योंकि यह लोगों को अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की क्षमता देता है। क्या आप अपने जीवन से जुड़े निर्णय ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, आप स्वतंत्र नहीं हो। आपका मानव विकास, ये जो अवधारणा में परिभाषा आती है, उसमें आप फिट नहीं होते हो भाई साहब। ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो रीजन भी सही है और अभिकथन भी सही है, तो दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अपने दिमाग का यूज करना है, अपने निर्णय अपने हिसाब से लेने हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आप अपने निर्णय ले सकते हो, क्योंकि आप में इतनी बुद्धि तो आ ही चुकी होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। और स्वतंत्रता का असली मतलब अगर जानना है ना आपको, तो एक बार अपने लिए बनाई गई लिमिट्स को क्रॉस करके देखना, तब पता चलेगा कि आपको स्वतंत्रता होती क्या है। इधर से मुक्के, इधर से चप्पल। चलिए, 73,
भारत में स्मार्ट सिटी मिशन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एकदम करेक्ट बात है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना नहीं है, शहरों को अच्छा बनाना है। तो ये गलत हो गया, ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74, रूहर क्षेत्र, रूरल रीजन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भाई साहब, सबको पता है, जो ज्योग्राफी पढ़ता है ना, उसको पता होगा कि रूर क्षेत्र, जर्मनी का रूर क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 75, श्रम की उपलब्धता उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। सही बात है। चीप लेबर जो है वो उद्योगों की लोकेशन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज प्रेफर चीप एंड एबंडेंट लेबर। एकदम करेक्ट बात है। तो दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचम क्रियाकलाप क्वेनरी एक्टिविटीज मुख्यतः किससे संबंधित होते हैं? कृषि और खनन से नहीं, ये प्राइमरी हो गया। विचारों, ज्ञान और नई तकनीक के सृजन से, मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी हो गया। ट्रांसपोर्ट ये टर्शियरी हो गया। तो यही बचा ऑप्शन नंबर बी, विचारों, ज्ञान और नई तकनीकों के सृजन से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये उठाया गया आपके एनसीईआरटी से, पीछे वाला क्वेश्चन भी। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। भारत के रेलवे जोन और राष्ट्रीय जलमार्ग पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन लगेगा आपको। मैं आपको बताऊंगा 19 रेलवे जोन, आपको होगे नहीं 18 रेलवे जोन है, कोई कहेगा 17 ही है। एक बार कंफर्म कर लेना गूगल पर जाकर के। भारत में वर्तमान में 19 रेलवे जोन है, करेक्ट बात है, वर्तमान में। राष्ट्रीय जलमार्ग एक सबसे लंबा जलमार्ग है, सही बात है। यह इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है, सही बात है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर, एकदम करेक्ट बात है। चारों सही है भाई, ये रेलवे जोन के बारे में और ये तीनों राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के बारे में है। तो चारों सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया 77 के अंदर। एक बार चेक कर लेना। रेलवे जोन 78, कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में किया गया है, एकदम करेक्ट बात है। क्योंकि यह रोहा महाराष्ट्र को मैंगलोर कर्नाटक से जोड़ता है। क्योंकि तो पता है, ये तो व्याख्या तो पूछा ही नहीं है ना। ये सही है, दोनों सही है, ए सही है और आर सही है, ए और आर दोनों सही है। 78 में ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, चलिए करिए इसको, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। यह बहुत धीमा होता है, यह बहुत महंगा होता है, यह लचीला नहीं होता। इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, ये सीमा है इसकी। ठीक है, एक बार लग गया तो लग गया, समझ गए। उखाड़ करके ऐसे नहीं है कि भाई साहब आज इधर से इसको उखाड़ करके इधर लगा दो, आज इधर से हम तेल भेजने की कोशिश करेंगे, या फिर परसों उखाड़ करके उधर लगा दो, ऐसा नहीं। तो ये बहुत बड़ी हम लिमिटेशन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में सही कथनों की पहचान करो। यह कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। यह ब्रिटिश काल में जीटी रोड कही जाती थी। यह आज NH1 और NH2 में विभाजित है। मुंबई को दिल्ली से कहाँ जोड़ेगी? तो चार जिसमें भी उसको हटा दो, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। द्विपक्षीय व्यापार, बाइलेटरल जिसे हम कहते हैं, बाइलेटरल जो ट्रेड होता है उसके बारे में आपको पूछा गया है। बाइलेटरल मीन्स ट्रेड बिटवीन ओनली टू कंट्रीज, सही बात है। इसमें आयात निर्यात बहुपक्षीय संगठन नहीं, बहुपक्षीय मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई काम ही नहीं है। केवल दो देश हैं, वो आपस में डील करके और व्यापार करेंगे। तो ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है, सही बात है।
इसमें ग्राहक बिना बैंक जाए डिजिटल माध्यम से लेन देन कर सकता है। सही बात है, एकदम करेक्ट बात है, दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, चलो बताइए, आप लोगों को 20 सेकंड का समय दिया जाता है इसके बारे में। भारत में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। यह विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार में पाया जाता है। यह केवल दक्कन पठार में सीमित है। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। एकदम करेक्ट बात। तीसरा जिसमें भी उसको हटा दो, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें तो तीन है ही नहीं, लेकिन इसमें दो नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर एक दो चार सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया 83। 84। थोड़ा सा, आईयूसीएन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। सही बात है दोनों। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत नहीं है, दोनों सही है। ऐसे ऑप्शन का ध्यान रखना भाई, कई बार ऑप्शन पहले भी दे दिया जाता है। बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 85, ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है क्योंकि ओडिशा देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन का लगभग 76% योगदान देता है। राइट आंसर हो गया, दोनों सही है। क्योंकि भी, क्योंकि का जवाब भी सही दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 86, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। 20 सेकंड का ले लो इस क्वेश्चन के लिए, चलो। 10 सेकंड और दिए। चलिए, यह नीति बायोफ्यूल पॉलिसी जो है 2018 में लाई गई थी। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कोड बताने हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण करना है। एकदम करेक्ट बात है। इसका लक्ष्य डीजल में 10% बायोडीजल मिश्रण करना है। पेट्रोल में तो 20% है और डीजल में 10% नहीं है, 5% है यहाँ पर, इसलिए ये गलत हो गया। इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। एकदम करेक्ट बात। तो एक दो और चार सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को इसके लिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 93% भू उपयोग के अंतर्गत आता है। सही बात है, क्योंकि शेष भाग केवल पर्वतीय और हिमाच्छादित क्षेत्र जहाँ कोई उपयोग नहीं होता, कोई उपयोग नहीं होता है, कोई उपयोग नहीं होता है। शेष, भाई हिमालय भी तो उपयोग में आ रहा है। केवल पर्वतीय और हिमाच्छादित क्षेत्र जहाँ कोई उपयोग नहीं होता, उपयोग होता है भाई। गलत हो गया। ए सही है और आर गलत है। ए सही और आर गलत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 87 के अंदर। 88 देखते हैं। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। 10 सेकंड का समय दिया जाता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। सही बात है। बाबा बुदन हिल्स। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। सही बात है। ए और आर दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारी इंजीनियरिंग उद्योग का उदाहरण है? हस्तशिल्प उद्योग, हैंडीक्राफ्ट नहीं, चाय नहीं, मशीन टूल्स एंड भारी मशीनरी का उत्पादन, ये क्या हो गया? चल गया। मशीन टूल्स एंड भारी मशीनरी का उत्पादन हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 90। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जहां पर केवल आ जाता है ना, 99% चांसेस होते हैं उस स्टेटमेंट के गलत होने के। तो ये तो गलत हो गया। मरु विकास कार्यक्रम का वास्तविक जो उद्देश्य है वो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना है तथा पारिस्थितिकी संतुलन की बहाली करना था। सही है। ए गलत है, आर सही है। सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इसे स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट, रंगराजन समिति के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के संबंध में 15 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। चलिए, रंगराजन समिति तेंदुलकर कमेटी के बाद में आई थी क्या? के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अपने को। भारत में लगभग 36% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। यह अनुमान 2011-12 के उपभोग व्यय पर आधारित था। एकदम करेक्ट बात। यह तेंदुलकर समिति से कम गरीबी दर्शाता है। एकदम करेक्ट बात है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 36% नहीं, इससे ज्यादा गरीबी है, लेकिन ये तेंदुलकर समिति से कम गरीबी दर्शाता है। सही बात है? नहीं नहीं नहीं, कम गरीबी नहीं दर्शाता, ज्यादा दर्शाता है। तेंदुलकर की समिति कहती है कि भाई साहब भारत में कम गरीबी है, लेकिन ये कहते नहीं भाई साहब आप ऐसा कैसे कह सकते हो, भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है। तो ये तो गलत हो गया। इस समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग रेखा तय की है। शहरी के लिए कितना है, ग्रामीण के लिए कितना है, पिछली बार बताया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 92। अंत्योदय अन्न योजना 2001 में प्रारंभ की गई थी। सही बात है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। एकदम करेक्ट बात है। दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। 92 बी। ऐसे देख लिया। 93। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्या हो गया भाई? आगे, थैंक यू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, SDR, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी की जाती है। ये क्या हो रहा है? यह रिपोर्ट विभिन्न देशों की एसडीजी प्रगति का तुलनात्मक आकलन करती है। SDR नहीं, SDGR होती है एक तो, SDGR। तो ये वो सांख्यिकी विभाग द्वारा होती है। तो ये गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों की एसडीजी पे गलत हो गया। फिर ए और दोनों आर दोनों गलत है। बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा रुकना आप लोग। तो SDGR रिपोर्ट होती है, नेट की SDG, SDR। ओके। कौन सा क्वेश्चन था यार?
94। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को इसके लिए। मलीर प्रिंट सबको पता है कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में। राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है, मुख्य रूप से बाड़मेर में पाई जाती है, मुख्यतः रेशम के वस्त्रों पर किया जाता है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग का भाई साहब, रेशम के वस्त्रों पर नहीं किया जाता। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स फेडरेशन, जिसे स्पिन फेड कहा गया, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। सही बात है। स्पिन फेड की स्थापना 1993 में हुई थी। स्पिन फेड की स्थापना 1993 में हुई थी, ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पिन फेड, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य, राजस्थान स्टेट, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स फेडरेशन। स्पिन फेड की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका उद्देश्य कपास उत्पादकों और वस्त्र उद्योग को संगठित सहायता प्रदान करना था। एकदम करेक्ट बात है, दोनों सही है। बी राइट आंसर हो गया। ये जो लास्ट के चैप्टर्स है ना, वो आप लोग पढ़ लेना एक बार। राजस्थान के संगमरमर और उद्योगों के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। श्री सीमेंट लिमिटेड का कारखाना ब्यावर अजमेर में स्थित है। नीला मार्बल नीला, ये नीला नहीं होता, ये होता है नीला। नीला मार्बल पाली में मिलता है, सही बात है। पीला जैसलमेर, काला भैसलाना जयपुर। चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। राजस्थान में पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए 4 बेसिन चिन्हित किए गए हैं। सही बात है। ये बेसिन थार मरुस्थल और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। सही बात है। ए और आर दोनों सही है। ये रहा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से केवल श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को लाभ मिलता है? नहीं, दिखा था ना, केवल जहां पर आ जाए वो 99% गलत होता है। वास्तव में यह बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को भी सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध कराती है। इनके साथ साथ तो सही है। ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99। क्वालिटेटिव की गुणात्मक डेटा दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानचित्र है। आइसोप्लेथ क्वांटिटेटिव पूछा क्या है, क्वालिटेटिव। डॉट मैप क्वांटिटेटिव होता है। कोरोक्रोमेटिक, इसे हम हिंदी में कहते थे रंगारेख, लेकिन ये कोरोक्रोमेटिक ना याद करके जाना, वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे कोरोक्रोमेटिक लिखा हुआ था। कोरोप्लेथ ये भी मात्रात्मक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 100, 101 भी है क्या? 101 वा चलो आपके लिए आंसर देना। अगर आंसर दे दोगे ना तो पता चल जाएगा कि हाँ आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, वरना कोई दिक्कत नहीं। पाई आरेख में वृत्त के केंद्र पर कुल 360 डिग्री कोण होता है। सही बात है। पूरे वृत्त को सभी वर्गों में आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाता है। पूरे वृत्त को सभी वर्गों में आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाता है। सही बात। सही है, दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, रिमोट सेंसिंग में पिक्सल से क्या आशय है? ये मैंने पहले कई बार करवाया, हालांकि लैंग्वेज अलग थी, लेकिन करवाया है मैंने। ऑप्शंस की लैंग्वेज भी वहां पर अलग थी, लेकिन करवाया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं ना, तो इसका आंसर दोगे जरूर, तभी मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ तक पहुंचे हो। वरना मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग बस आते हो, 2-4 क्वेश्चन देखते हो और फिर चले जाते हो। मैं गारंटी देता हूँ, जो मैं पेपर सेट करवाऊंगा ना 20 के 20, उनमें से 90% प्लस, 90% प्लस क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप लोगों के। ठीक है, आंसर देना इसका। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो, या फिर
पहली बार अगर चौथी पांचवी बार आए हैं या बहुत बार आए हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को, और कमेंट जरूर किया करो। कमेंट से क्या है, अपना वीडियो चलता है। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो नहीं चलेगा, बहुत लोगों तक ये नहीं पहुंचेगा, इसका प्रॉफिट किसी को, बहुत कम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी मार्केट में आप देख ही सकते हैं कितना कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।